बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने जो चैप्टर है मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में सीजन्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि तो कितने सीज़न होते हैं और सीज़न का जो हमारी लाइफ पे या अर्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्यों सीज़न जो है वैरी करते हैं, क्रिएट क्यों होते हैं। अगर पूरी अर्थ पे जो है वो एक जैसा सीज़न क्यों नहीं होता है, उसकी इन तमाम डिटेल्स को हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम उसके रीजंस को या कॉजेस को जो है डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये जो सीज़न है वे क्यों क्रिएट होते हैं, ऐसी क्या साइंस है या ऐसा उसके पीछे क्या फिनोमेना है कि सीज़न क्रिएट होते हैं। आपको शायद याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ एक जो पॉइंट को मैंने बताया था, एक पॉइंट बताया था, यानी अर्थ जो है वो टिल्ट होती है जिसकी वजह से सीज़न क्रिएट होते हैं। और ये अल्लाह ताला का एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, क्योंकि अगर ये अर्थ टिल्ट नहीं होती, यानी सीज़न होने की क्या रीज़न है, जस्ट टिल्ट, स्लाइटली टिल्ट है। और टिल्ट का एंगल क्या है, कितना है टिल्ट है, 23.5 डिग्री जो है वो टिल्ट है। और ये ही जो है तमाम जो सीज़न जो चेंजेस आती है हमारे अर्थ पे, उसका रीज़न बनता है। ये जो एक्चुअली जो अर्थ टिल्ट होती है वो कैसे होती है, यानी उसका जो एक्सिस है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट हो तो इट मीन्स कि पूरे थ्रू आउट द ईयर अर्थ पे एक ही सीजन रहेगा। वाइल टिल्ट होने की वजह से सीजन में चेंजेस, टेम्परेचर में चेंजेस और डिफरेंट जो चेंजेस होती है पूरे अर्थ पर, वो जस्ट बिकॉज ऑफ टिल्टनेस ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक अल्लाह ताला का एक सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने ज़मीन को एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऐसा रखा है। और भी प्लैनेट्स होंगे, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टिल्टनेस ऑफ द अर्थ या वेदर या क्लाइमेट की जो क्रिएशन होता है वो क्यों होती है। ओके, अगर हम अपने जस्ट एक रिकैप करें अपने प्रीवियस लेक्चर्स को, प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स को, या आपको एक रिमाइंड करवाते हैं जो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि हमारी अर्थ में दो किस्म की जो है वो मूवमेंट होती है, यानी अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स। एक मूवमेंट क्या होती है, एक मूवमेंट उसके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो एक्सिस होता है, द मूव अराउंड इस एक्सिस, यानी वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो मूव करती है सर्कुलर मोशन में। और इस मोशन को या इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और ये रोटेशन होता रहता है कंटिन्यू, और एक रोटेशन कब कंप्लीट होता है, यानी एक कंप्लीट जो रोटेशन या सर्किल कब कंप्लीट होता है, इन 24 आवर्स में। और ये रोटेशन होता रहता है और ऑन द सेम टाइम अर्थ जो है वो पूरे सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, पूरे सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। और इस जो सन के अराउंड जो सर्किल कर रही होती है, इसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। यानी टू टाइप्स का मूवमेंट हो गया, एक रोटेशन एंड द अदर वन इज रेवोल्यूशन। रोटेशन मैंने बताया कि 24 आवर्स में होता है, और रेवोल्यूशन कितनी टाइम में कंप्लीट होता है, 365 डेज, यानी 1 ईयर में। और ये दो चीजें अगर रोटेशन या रेवोल्यूशन हो ना हो तो भी सीजन जो है वो क्रिएट ना हो, बल्कि एक बहुत बड़ी जो है
रेवोल्यूशन और रोटेशन ना हो तो एक नए किस्म की चीज का हमें जो है वो फेस करना पड़ सकता है, टेम्परेचर और वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से। बट रोटेशन और रेवोल्यूशन एंड अर्थ की टिल्टनेस की वजह से हमारे अर्थ पे जो है वो सीजन क्रिएट होते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ पे। पूरी अर्थ पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही हैवी इम्पैक्ट जो है ना वो डालता है सीजन, यानी उसकी रोटेशन, रेवोल्यूशन और टिल्टनेस की वजह से। अब जो रोटेशन होती है वो जो ड्यूरिंग रोटेशन और उसके टिल्ट होने की वजह से कैसे जो है वो सीजन क्रिएट होते हैं। अगर हम सिर्फ अभी इस वाली पिक्चर को हम लेते हैं तो ये देखा है कि जब ये टिल्ट है, ठीक है, ये टिल्टनेस की वजह से अगर हम ये बिल्कुल स्ट्रेट हो तो सेंटर इक्वेटर पे जो है ना हैवी 90 एंगल से बीम जो है वो उसकी सनलाइट की बीम पड़ती है, और टिल्ट होने की वजह से ये एरिया डे में होता है और ये एरिया चूंकि टिल्ट होता है और बैक साइड पे होता है तो यहाँ जो है डार्कनेस होती है, यानी नाइट होता है। और जब ये रोटेट करती हुई दूसरी साइड पे आती है, वही टिल्ट होगा, तो वो जो जिस पोर्शन में डे टाइम होता है वो इस साइड आ जाता है, यहाँ डार्कनेस हो जाती है, और वो जो यहाँ पे डार्कनेस वाला पोर्शन होता है ये यहाँ पे जो है वो डे टाइम हो जाता है, यानी उसका रिवर्स हो जाता है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ टिल्टनेस और उसकी रोटेशन की वजह से होता है। ठीक, प्रीवियस जो पूरी सीजन की डिस्कशन थी उसको समराइज करते हुए इसमें दो जो डेफिनेशंस है उसको बताना बहुत ज़रूरी है, यानी इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस। ये दो डेफिनेशन बार बार इस्तेमाल होती हैं, बार बार यूज होती हैं, और इस पूरा जो सीजन का फेनोमेना है उसमें बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल है। इक्विनॉक्स इट इज एन लैटिन वर्ड, इक्वा मीन्स इक्वल और नॉक्स मीन्स नाइट, यानी ये पूरी इस रोटेशन का एक ऐसा टाइम होता है जहां पे इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। एंड सॉल्स्टिस को आप यूं समझ सकते हैं कि सॉल्स्टिस इज द टाइम ड्यूरिंग रेवोल्यूशन, वो डिस्टेंस या वो पॉइंट होता है जहां अर्थ इज अ फारथेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन, यानी वो टाइम जो सन से का दूर, जब वो क्योंकि उसकी रेवोल्यूशन जो है एलिप्टिकल होती है, यानी ओवल शेप में होती है, तो जब उसकी रेवोल्यूशन ड्यूरिंग रेवोल्यूशन अर्थ सन से अपने फारथेस्ट पॉइंट पे होती है तो वो पॉइंट सॉल्स्टिस कहलाता है। और जब ये नियरेस्ट पॉइंट पे होती है तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, इक्विनॉक्स। ये दो डेफिनेशन है, यानी जब अर्थ सन से अपने सबसे लॉन्ग डिस्टेंस पे होती है वो सॉल्स्टिस कहलाता है, जब क्लोज डिस्टेंस पे होता है या नियरेस्ट पॉइंट पे होती है तो देन इट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स इसलिए ओके, ड्यूरिंग रेवोल्यूशन जब अर्थ इस पॉइंट पे आती है और 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, एंड द सेम टाइम जब इस पोजीशन पे अर्थ आती है तो ऑन द सेम टाइम 22 सितंबर को सदर्न हेमिस्फीयर पे ऑटम इक्विनॉक्स होता है। और इस रोटेशन में आप ये देखें कि ऑन 21 जून सन बीम इज डायरेक्टली जो है वो इक्वेटर से ऊपर, यानी कैंसर की जो इमेजिनरी लाइन है वहां पे वो हिट
पड़ रही होती है, और 21 दिसंबर को कैप्रिकॉन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, वहाँ पे सनबीम जो डायरेक्टली 90 के एंगल से जो है ना वो पड़ रही होती है ये। और इस वजह से ओके, नाउ सॉलिस्टिस। सॉलिस्टिस जो है वो, सॉलिस्टिस इज द लॉन्गेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट ऑन अर्थ। सॉलिस्टिस, जैसे मैंने पहले डेफिनेशन में बताया था, लॉन्गेस्ट अपने पॉइंट पे होती है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे होता है बिटवीन सन एंड द अर्थ। तो ये यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट जो है वो पड़ती है, बनती है। इस पूरे रोटेशन और रेवोल्यूशन में हमने ये बताया था कि ये जो रोटेशन हो रही है और 24 आवर्स का जो है वो एक 1 डे होता है और रोटेशन कंप्लीट होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि थ्रू आउट द ईयर वो जो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो सेम नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन 21 मार्च को और जो इक्विनॉक्स है वो एक ऐसा वक्त होता है जब डे और नाइट जो है वो इक्वल आ जाती है। 12 आवर्स का डे होता है और 12 आवर्स का नाइट होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स। और सॉलिस्टिस, longest day and longest night on earth. Solstice mark as a longest day and night on the northern hemisphere. On 21st June, summer solstice means longest day on earth, while 21st December is the longest night on the northern hemisphere. And this condition is completely reversed ऑन दी सदर्न हेमिस्फीयर, यानी जो कंडीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है ऑन द सेम टाइम बिल्कुल उसके रिवर्स कंडीशन सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। जैसे मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर का सीजन होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है, और जब सदर्न हेमिस्फीयर के जो कंट्रीज हैं उसमें समर विंटर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज में जो है वो समर होता है। और ये चीज मैंने किस एग्जांपल से बताई थी, क्रिकेट मैच में हम इसको बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में जब मैचेस होते हैं तो हम इस वेदर की जो है वो डिफरेंट वेदर, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट वेदर ऑन द सेम टाइम जो होते हैं उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो रीजन ऑफ द सीजन्स वो डिस्कस किया कि क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टिल्टनेस ऑफ द अर्थ, और उसकी रेवोल्यूशन, रोटेशन और रेवोल्यूशन को डिस्कस किया। और इस रेवोल्यूशन और रोटेशन की वजह से जो डिफरेंट एक फिनोमेनाज जो क्रिएट होते हैं जिसमें लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट नाइट, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, और जो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन चेंज हो रहा होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। इस वजह से ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। और एक इसके बाद आप एक वीडियो भी देखेंगे जिससे आपके इस कंसेप्ट को मजीद जो है वो अंडरस्टैंड करने में, तो ये जो पूरा एक कंसेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्प मिलेगी। I'm Lee, and this week on NASA Now, winter, spring, summer, fall. What's the reason for our seasons? Here's a clue. Think tilt. And we're celebrating Sun-Earth Day this month with ancient mysteries and future discoveries. That's ahead. But first, let's find out what else is happening at NASA Now. Sun-Earth Day is just a few days away, and NASA is rolling out the red carpet to celebrate. Over the past 11 years, NASA's Sun-Earth Day team has come up with some really exciting events to highlight NASA's research and discoveries. This year, a live webcast brought to you by NASA Edge will air March 19th. Check it out. Where have all the sunspots gone? That's the
She's been studying the stars and has been fascinated with our solar system ever since she was a child growing up in Hollywood, California. Now, Kelly Fast makes her living as an astrophysicist at NASA Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland. She's here to answer the question, why do we have seasons on Earth? My name is Kelly Fast. I'm an astrophysicist here at Goddard Space Flight Center. I study the atmospheres of planets. We have an instrument that was developed here at Goddard Space Flight Center with a funny acronym called HIPWAC, and it is used at observatories such as the NASA Infrared Telescope Facility and the Japanese Subaru Telescope, which are on the big island of Hawaii, Mauna Kea, one of the best sites in the world for doing infrared astronomy. Well, the Earth has seasons not because it gets closer to the sun in the summer and then further away from the sun in the winter. It does get a little closer and further from the sun in its orbit. But what really causes the seasons is the fact that the Earth is tilted. Well, in the spring and fall, you hear the word equinox. During the equinoxes, you have 12 hours of daylight and 12 hours of darkness. Well, it takes time for things to heat up and cool down. The summer solstice, that might be the time when we're getting, in a particular spot on the Earth, the most sunlight. In the case of the winter, when, why is it that we get our cold weather after the first of the year instead of, right in December when we have the winter solstice? We don't know, but it's possible to look at what's going on in the solar system and to try to track it back and come up with some ideas for why the Earth might be tilted. That moon that we have helps us to maintain our tilt, but how we got that tilt in the first place, we can't know for sure. All we can do is theorize. We have a wide variety of tilts in the solar system. Some of them are tilted similar to the Earth, like Mars. You have planets like Jupiter that have very little tilt. They're almost straight up and down. And you have a planet like Uranus that is tilted beyond, beyond the horizontal. It's tilted so far over that it's gone beyond where it would be if it were just rolling around the sun. Other planets do have seasons, just like the Earth does, in the sense that there's a change as they go around the sun and as the sunlight hits it differently because of their tilts. The planets that aren't tilted as much don't show as much seasonal behavior. A planet like Mars has a tilt similar to ours, and it has similar seasons. Well, as a scientist, I'm motivated to discover the unknown just because I'm amazed with just what's out there. It seems like every time you get a little taste of maybe some solution to the unknown, you want to find out more and more. It's okay to not know everything, but it's important to try to understand what's out there, because by understanding what happened in the past, it might help us to understand our present, understand our future. Did you know that most magnetic storms on Earth happen during the equinoxes in March and September? Well, that's because the position of the Earth allows for greater interaction with the interplanetary magnetic field. Now you know. Italian composer and violinist Antonio Vivaldi used the Earth's seasonal relationship to the sun as inspiration for his masterpiece, The Four Seasons. The Four Seasons consists of 4 violin concertos, each inspired by a different season. Check out this website where you can listen to an excerpt from each of the concertos and decide which season Vivaldi is trying to portray. You know that Earth orbits the sun, right? And that it takes a full year for our planet to complete its orbit. Earth also rotates like a slightly tilted spinning top. Earth remains tilted in the same direction all year round as we orbit the sun. But that means the sun's light shines differently on Earth at different times of the year. Let's look at Earth when it's winter in the northern hemisphere.
Observe how the North Pole tips away from the sun. This means that sunlight strikes the northern hemisphere at a shallow angle for a short period of time. This is why winter weather is generally cool, with short days and long nights. As Earth orbits the sun, we move towards spring in the northern hemisphere. Now Earth is tilted neither toward nor away from the sun, as day and night are about equal in length. As we make our way to the summer months, notice that Earth is still tilted in the same direction, only now on the other side of our orbit. The North Pole is tipping toward the sun. Sunlight strikes the northern hemisphere more directly, and the sun stays in the sky for a longer time. Compared to winter, summer days are warmer, and the sun stays in the sky much longer. Notice too that while it's summer in the northern hemisphere, it's winter in the southern hemisphere. Because of Earth's tilt, the seasons are reversed. We observed how Earth's tilt creates the different seasons throughout the year. How does this affect life? Plant life and other photosynthesizers, we call them primary producers, depend on sunlight. They respond to the changes in the seasons. Earth-orbiting satellites measure the amount of carbon dioxide absorbed by these primary producers. Bright regions on this map show where they devour the most carbon dioxide, turning light from the sun into oxygen and natural sugars. In spring, when sunshine strikes the cold waters of the North Pacific, productivity skyrockets. Phytoplankton and other microscopic photosynthesizers form the base of the ocean food web, and all ocean life responds to changes in the seasons. On land, forests grow green during the spring, brightening the continents. During winter, continents in this view turn dark from a lack of photosynthesis.